पुलिस और लोकल पीपल में जो गैप है सर, आपने बोला कि ये गैप कम होना चाहिए, लेकिन ये गैप पुलिस और लोकल पीपल में कम कैसे है सर? आपका झारखंड को लेकर के आपका इनसाइट क्या है सर? आप झारखंड के फ्यूचर के बारे में क्या देखते हैं सर? आप कौन से की एरिया को देखते हैं जो कि झारखंड में आपको लगता है कि हाँ, इन चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है? पिछले 4-5 साल में सर, आफ्टर कोविड हमारे यहाँ सर वीड कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, गांजा कल्चर, और साथ में सर ब्राउन शुगर वगैरह का कल्चर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 5 से 7% बच्चे सर क्लास 11-12 में मोस्ट ऑफ द क्लासेस में गांजा, सिगरेट तो खैर ये कॉमन हो गया, गांजा और ब्राउन शुगर ले रहे हैं सर। कुछ दिन पहले बेसिकली बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस वगैरह, सेंसस तो नहीं, कास्ट बेस्ड सर्वे वगैरह हुआ है। तो ये आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट के बाद आप बेसिकली प्रोग्रेस को किस तरह से देखते हैं? लेकिन मेरा एक सवाल है सर, आप रीजनल पार्टी को क्यों नहीं प्रेफर कर रहे हैं सर? आप बीजेपी ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं? कम्युनिटी पुलिसिंग मतलब हाउ द रिलेशंस बिटवीन पब्लिक एंड पुलिस विल बी इम्प्रूव। मेरा तो मानना है कि अब 21वीं सदी में आप कास्ट बेस्ड सेंसस कराने का कोई सेंस नहीं है। तो जैसे ही आप गरीबी अमीरी में इसको ले आते हैं, ये चीज़ अपने आप स्वतः ख़त्म हो जाएगी। जो टैलेंटेड लोग हैं, चाहे वो जिस कास्ट का भी हो, उसको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो अब इंटर कास्ट रिलीजन में शादी कर रहा है। तो आप उसको फिर से कास्ट में उलझा, आप एक तरफ इंटर कास्ट मैरिज प्रमोट कर रहे हो, दूसरी तरफ कास्ट लेवल को इतना हाईलाइट कर रहे हो, तो कोई एक ही रास्ते पर चलना उचित हो। झारखंड में एजुकेशनल हब बनाने के लिए एक कदम उठाया है, ये चीज़ें होनी चाहिए थी। ग्रेटर रांची बनना चाहिए था। मेरा मानना है कि ये जो आपका हवाई अड्डा है, इसको बनना चाहिए बुंडू और तमाड़ के बीच में, ताकि रांची का डेवलपमेंट हो। रांची में इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनना चाहिए। अभी आप काके ही बस स्टैंड को लेकर के डेवलप कर रहे हैं। रांची के जो रिंग रोड है, यहाँ पर CNT एक्ट को शिथिल करके ज़मीनें गवर्नमेंट अधिग्रहण करके हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स रिंग रोड पे डेवलप करना चाहिए, ताकि आप एक बड़े शहर का कंसेप्ट डेवलप करें। बिल्कुल सर। आप रांची को सोचें कि हमको कैसे बैंगलोर बनाना है। आप डेवलप करने के लिए आपको वही ज़मीन का चक्कर में रहेंगे कि CNT एक्ट की आदिवासी ज़मीन, नन आदिवासी ज़मीन, इससे ऊपर उठना होगा। आज हमारे गेस्ट श्री राजीव रंजन सिंह सर हैं, जो कि झारखंड में IPS यहाँ पे थे और अभी सर एक्स DIG रह चुके हैं यहाँ पे। तो सर से हम लोग बात करना चाहेंगे, तो डेफिनेटली आज हम लोग बात करेंगे सर से बहुत सारी चीज़ों पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेटली सर सबसे पहले तो सर, हाँ, आप बहुत ही ज़्यादा सर बेसिकली हमारी तरफ से ग्रीटिंग सर, बहुत ज़्यादा आभार कि आप हमारे चैनल को बेसिकली मौका दिए सर, और आप एज अ गेस्ट के तौर पे हमारे चैनल पे आए सर। इसके लिए हम लोग पूरा हमारा टीम आपके लिए इसके लिए आभारी है। थैंक यू गौतम जी। सर सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे सर, आप IPS कब ज्वाइन किए थे सर, कौन सी ईयर में? एक्चुअली गौतम जी, हम लोग स्टार्ट किए स्टेट सर्विसेज। अच्छा सर। हम DYSP के रूप में 94 में अच्छा सर ज्वाइन किए। हाँ। अच्छा सर। जब यूनाइटेड बिहार था। अच्छा सर। और अपना करियर की शुरुआत ट्रेनिंग के बाद हाजीपुर से किए थे। अच्छा सर। फाइनली जब झारखंड बाइफर्केट हुआ 2000 में, तो कैडर ट्रांसफ़र में हम लोग 2003 में आए और 2006 बैच से हमें IPS मिला। अच्छा सर। उसके बाद झारखंड में 5 जिलों में लगभग SP रहे। जमशेदपुर में ग्रामीण SP रहे, रांची में ट्रैफिक SP रहे, ग्रामीण SP का भी प्रभार में रहे, SP सिमडेगा के रूप में रहे, SP गोड्डा रहे, SP पाकुड़ रहे, फिर SP जगुआर रहे। इसके बाद फाइनली DIG बने और DIG बन करके चाईबासा का रेंज DIG रहे। इसके अलावा DIG जैप रहे और आफ्टर सुपर एनुएशन आई हैव स्टार्टेड एज ए सोशल वर्कर and later on this year 5 months back I have joined BJP। बहुत बहुत शुभकामना सर। वैसे भी सर पॉलिटिक्स में काफ़ी एजुकेटेड लोगों का बेसिकली कमी हमारे झारखंड में सर। तो मैं एज अ यहाँ पे चैनल का एक एंकर के तौर पे या होस्ट के तौर पे ही नहीं, बल्कि एज अ सिविलियन के तौर पे भी मैं बहुत चाहता हूँ सर, हर कोई चाहता है कि झारखंड में भी बेसिकली हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है सर, थोड़ा कंपटीशन इस लेवल का हो कि काफ़ी एजुकेटेड लोग भी आए और एक नेशन में झारखंड का भी बात हो सर। अभी कोई भी चीज़ होता है तो हमें एज अ सिविलियन बड़ा ख़राब लगता है सर कि न्यूज़ वगैरह में आप देख लेते हैं, जितना स्पेस झारखंड को मिलना चाहिए सर उतना स्पेस हमें नहीं मिलता है। हमारा पॉपुलेशन आई थिंक 4 करोड़ प्लस है सर, और जितना भी दिल्ली वगैरह, मुंबई वगैरह या कोई भी जगह को जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, तो नेशनल मीडिया में हमें कवरेज कम मिलता है। हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियन भी हैं, उनका कहीं ना कहीं एक नेशनल लेवल पे एक लीडर बनने के तौर पे जो इम्पैक्ट है बहुत कम ये बना चुके हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं सर कि आपके जैसे लोग पॉलिटिक्स में आएँ और डेफिनेटली यहाँ पे जितना ज़्यादा आप लोग इन्फ्लुएंस कीजिएगा सर, जितना ज़्यादा हमारी चीज़ों को समझिएगा, जितना ज़्यादा नेशनल लेवल पे रखिएगा या फिर ग्रास रूट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जितना ज़्यादा आप लोग चेंजेस कीजिएगा सर, तो बहुत ही बेहतर है। आप बिहार कैडर में भी बेसिकली काम किए 1994 से आपने बताया सर 2003 तक,
तो बिहार की कंडीशन को आप बढ़िया समझते हैं सर, झारखंड की कंडीशन को बढ़िया समझते हैं, 5-5 डिस्ट्रिक्ट में आपने सर्व किया है, तो डेफिनेटली आपने जिन चीज़ों को देखा है सर, उससे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जब आप लोग फर्दर बेसिकली गवर्नेंस में आएंगे तो और बेटर होगा ही होगा सर। इसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं पुलिस सर्विस में आने के पहले मैं लेक्चरर था झुमरी तिलैया में जे कॉलेज में। अच्छा सर। और लगभग 5 साल एज ए लेक्चरर केमिस्ट्री का मैं पढ़ाया हूँ, 86 से लेकर के 91 तक। बहुत बढ़िया बात है। तो ये जो झुमरी तिलैया है मेरा कैरियर का स्टार्टिंग प्लेस है, जहाँ पे अभी आप बैठे हुए हैं। अच्छा सर। और उस समय से हम लोग इस शहर से जुड़े हुए हैं, मेरी शादी भी झुमरी तिलैया में हुई। अच्छा। तो आप हार्ट ऑफ द लैंड में मेरे दिल के बहुत करीब जगह में हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं। ये चीज़ और अच्छा लग रहा है सर। मैं अपने बारे में, वैसे तो सर पॉडकास्ट आपका है सर, लेकिन आपके बाद से मैं एक बोलना चाहूँगा सर, मैं भी केमिस्ट्री का टीचर पिछले 7 साल से हूँ सर। अरे वेरी गुड, पढ़ाता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आप खुद सर बेसिकली केमिस्ट्री का लेक्चर रह चुके हैं सर, प्रोफेसर रह चुके हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर। कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे सीनियर से बात हो रहा है। नहीं, ठीक है, ठीक है सर। तो कुछ चीज़ों को हम लोग बात करते हैं सर। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, आपका झारखंड को लेकर के आपका इनसाइट क्या है सर? आप झारखंड के फ्यूचर के बारे में क्या देखते हैं सर? आप कौन से की एरिया को देखते हैं जो कि झारखंड में आपको लगता है कि हाँ, इन चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है पॉलिटिक्स में आने के बाद? देखिए, जब झारखंड बना था 14 नवंबर 2000 को, तो उस समय हम लोग बिहार में थे। उस समय आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे। उस समय पूरे देश में ये चर्चा थी कि झारखंड एक ऐसा राज्य बना है जो सोने का चिड़िया होगा। हाँ सर। मतलब मोस्ट डेवलप्ड स्टेट होगा। यस सर। जो झारखंड का पहला बजट, उस समय के द देन फाइनेंस मिनिस्टर मृगेंद्र प्रताप सिंह थे, उन्होंने जो निकाला था पहला बजट, जो पेश किया था विधानसभा में, वो सरप्लस बजट था। अच्छा। सरप्लस बजट का मतलब हुआ कि आमदनी ज़्यादा थी, खर्च करने का स्कोप कम था। यस सर। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेट, झारखंड था, जो कि पूरे भारत देश में इसकी चर्चा हुई थी। और बिहार में आम लोगों के बीच में ये चर्चा था कि बिहार में क्या बचा। हाँ सर। ना। यस सर। अब लालू और बालू, ये चर्चा बिहार में बहुत तेजी से उस समय चला था और सारे ऑफिसर झारखंड आना चाहते थे। हाँ सर। बट अनफॉर्चुनेटली 23 साल के बाद हम लोग कहीं ना कहीं वो माइलस्टोन प्राप्त करने में पिछड़ गए। ठीक है सर। तो आपका कहना है सर, एक जीडीपी वाली बात को आपने रखा कि हमारा जो सरप्लस जीडीपी था, यहाँ पे हमारा जो ये था, हाँ, जो बजट था वो सरप्लस बजट। अभी डेफिसिट चल रहा है, अभी बहुत डेफिसिट चल रहा है। तो झारखंड के बारे में बड़ी सपना लेके हम लोग आए हैं। और चूंकि मैं मूलतः झारखंड का रहने वाला हूँ, पलामू जिला के, तो झारखंड एक डेवलप्ड स्टेट हो। हाँ सर। ये शुरू से हम लोगों का विजन, मतलब मेरा पर्सनल विजन रहा है। और झारखंड के साथ थोड़ा बैड लक ये रहा कि झारखंड के बाइफर्केशन के बाद से ही झारखंड में एक नक्सल स्टेट होने का एक धब्बा लगा। हाँ सर। और उसके कारण इतनी नक्सली घटना झारखंड में हुई कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आने को तैयार नहीं था। झारखंड में जो विजनरी पॉलिटिशियंस, कोई पॉलिटिशियंस बुरा नहीं माने, चूँकि मैं खुल के आज आपसे बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। मैं किसी व्यक्ति को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने भी, कोई पॉलिटिशियन ने एक बड़ा रोड मैप झारखंड के लिए नहीं खींचा। हाँ सर। जैसे आज नरेंद्र मोदी जी 2047 की बात करते हैं, 2047, अगले 30 ईयर्स की बात करते हैं। हाँ सर। आप देखे होंगे अगले 1000 साल की बात करते हैं। तो मेरा भी जो सीएम था उसको अगला 50 साल का एटलीस्ट सोचना चाहिए था। आप जब तक कोई अगला 40 साल 50 साल का विजन लेकर के झारखंड के बारे में नहीं सोचेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा चीज़ है कि एक दिन में डेवलप नहीं हो सकता है। या एक दिन का विजन लेकर के कि हम 5 साल में ये कर देंगे, 5 साल कैसे ख़त्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो वो रोड मैप लेकर के हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़ गए। और आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग झारखंड को एक कैसे डेवलप्ड स्टेट बनाएं, इसके लिए सभी सेक्टर्स पर अलग अलग बात करनी होगी। बिल्कुल सर। तो आप बेसिकली एक चीज़ यहाँ बोले कि झारखंड के बारे में आपसे जो हमने इनसाइट आपसे पूछा, तो डेफिनेटली सर आप एक चीज़ पे फोकस किए। वो फोकस था कि नक्सलाइट वगैरह के कारण कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, और हमारे लीडरशिप में भी विज़न की कमी रही। वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विज़न नहीं रहा, उस तरह का 30, 40, 50 ईयर का रोड मैप वगैरह नहीं रहा, और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हो पाया, जिसके कारण अभी हम लोग इस तरह की समस्या को देख रहे हैं। थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव है सर। आपसे एक चीज़ और बात करना चाहेंगे सर। एज अ रिटायर्ड IPS ऑफिसर,
आप बेसिकली वुमेन की सेफ्टी वगैरह को लेकर के आप क्या देखते हैं सर? एक्चुअली अभी पूरे देश में महिला सशक्तिकरण पर चल रहा है, और आज के 10 साल पहले जो स्थिति थी, 20 साल पहले स्थिति थी, आज वो स्थिति नहीं है। हर क्षेत्र में अभी आप कल ही हमारे पास गणतंत्र दिवस का परेड हुआ है। अब देखेंगे कि जितने भी परेड में जो पार्टिसिपेट किए, इवन जो मोटरसाइकिल राइडिंग वाला भी जो पोर्शन था, ये सभी महिला ऑफिसर्स के द्वारा लीड किया गया। अच्छा। इवन जो पायलट्स थी वो भी महिलाएं थी। हाँ सर। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि महिलाएं अब आगे नहीं आ रही हैं, कहना बेमानी होगा। अगर झारखंड का पर्सपेक्ट में देखेंगे तो अगर ट्राइबल्स में आप देखेंगे तो ट्राइबल्स में यहाँ महिलाएं शुरू से आगे हैं। स्पोर्ट्स में भी देखेंगे तो ट्राइबल स्पोर्ट्स जितने भी हॉकी, आज हॉकी इंडिया में हमारी महिलाएं, हम सिमडेगा का चूँकि एसपी बहुत लंबा रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि हॉकी में हमारी महिलाएं पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में नाम कमा रही हैं। वर्ल्ड क्लास है। तो स्कोप कहीं कम नहीं है। जहाँ तक वुमेन सेफ्टी की बात है, तो इसके लिए हम लोगों को एक बहुत ज़रूरी स्टेप लेना चाहिए कि पुलिस से रिलेटेड जो बहालियाँ हैं उसमें निश्चित रूप से चूँकि 50% महिलाओं का पॉपुलेशन है, तो हम कोशिश करें कि 50% महिलाएं रिक्रूट हों। बिल्कुल सर। ताकि हर थानों में पुलिस का रिप्रेजेंटेशन हो, हर थाने में महिला जाने में डरना छोड़ें। हाँ सर। पुलिस फ्रेंडली हो। हाँ सर। महिला को सेफ्टी के लिए उसके मन में हो कि पुलिस मेरा मित्र है। बिल्कुल सर। जो भी टाउन एरियाज़ हैं, टाउन एरियाज़ में सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो, हमारा जो पुलिस कंट्रोल रूम हो सीसीटीवी इक्विप्ड हो, क्योंकि आज के डेट में आप उसके बिना कंट्रोल करना को सोचा नहीं जा सकता है। वर्ल्ड बहुत आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल सर। तो हमको उससे कंधे में कंधे मिला के चलना होगा। आज भी हमारे बहुत कम शहर हैं जो सीसीटीवी कवरेज में पूरा कवर होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है नाइट पेट्रोलिंग पुलिस की होनी चाहिए। वोमेन में सेफ्टी का भाव तभी आएगा जब रात में वो महिला पुलिस कांस्टेबल्स को रोड पर खड़ी देखेंगी। बिल्कुल। तो ये सेफ्टी की भाव लाने के लिए हम लोगों को महिलाओं को पुलिस फोर्स में बहुत हद तक आगे लाने की एकदम ठीक है सर, लाने की जरूरत। बिल्कुल सर। हम लोग चाहेंगे भी सर आप पॉलिटिक्स में आगे आकर के जब पॉलिसी मेकिंग में आए तो कभी फिर से आपका पॉडकास्ट लेने का मौका मिले सर, तो डेफिनेटली आपको भी एक बार हम लोग याद दिलाएंगे सर कि कहीं ना कहीं आपका विजन था कि 50% वुमेन जो है वुमेन को आना चाहिए पुलिस सर्विसेज वगैरह में ज्वाइनिंग हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो खुद पेट्रोलिंग में, आप रात में पेट्रोलिंग में भी आप बात कर रहे हैं उनका, कि जब वो पेट्रोलिंग में रात वगैरह में जब अवेलेबल होंगी तो कहीं ना कहीं वुमेन जो है इम्पावर्ड फील करेंगे, एम्पावर्ड फील होगी, सेफ्टी का भी उसके मन में भावना है वो बढ़ेगा, बढ़ जाता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। डेफिनेटली सर एक चीज़ हम और पूछना चाहेंगे, इसी से रिलेटेड सवाल है सर। पुलिस और लोकल पीपल में जो गैप है सर, अभी आपने तो बोला कि कहीं ना कहीं फ्रेंडली फील हो, आपने बोला कि ये गैप कम होना चाहिए, लेकिन ये गैप पुलिस और लोकल पीपल में कम कैसे हो सर? क्योंकि झारखंड से हम लोग बिलोंग करते हैं, यहाँ पे एजुकेशन बहुत ही कम है, और जब इलिटरेसी ज़्यादा हो सर तो अभी भी बहुत सारे जगह पे पुलिस को लेकर के एक डर की भावना रहता है। पुलिस की गाड़ी आ गई तो लगता है कि हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल। एक सब इंस्पेक्टर अगर यदि कुछ वैसा बोल दे या तो एक बहुत ज़्यादा लोग डर जाते हैं। तो ये सर जो गैप है, ये गैप कैसे फील हो सर, इनके बीच में एक लिंकिंग कैसे? चलिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने उठाया है गौतम जी। पुलिस पब्लिक फ्रेंडली जब तक नहीं होगी और मुंह से बोलने से फ्रेंडली नहीं हो जाएगा। हमें पुलिस में 2 विंग बनानी चाहिए। कई जगह फॉरेन में ऐसा चल रहा है, एक यूनिफॉर्म पुलिस, एक नॉन यूनिफॉर्म पुलिस। आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। कल जो यूनिफॉर्म में है वो उसकी पोस्टिंग नॉन यूनिफॉर्म में भी हो सकती है। और वो जो सेकंड विंग है जो नॉन यूनिफॉर्म है, मेरा मानना है कि उसका काम होना चाहिए कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग मतलब हाउ द रिलेशंस बिटवीन पब्लिक एंड पुलिस विल बी इम्प्रूव, वो डेवलप करने की ज़रूरत है। और ये तभी होगा जब बिना अरेस्ट करने के लिए, जब किसी पब्लिक को कि सिर्फ अरेस्ट करने के लिए उसके घर पर जाएंगे तो निश्चित रूप से पुलिस पब्लिक को देख के भागेगी। बिल्कुल सर। पब्लिक को लगेगा कि पुलिस आई है मतलब पकड़ के ले जाएगी। आप पब्लिक के पास ऐसे जाइए, उसका हालचाल लेने जाइए। जैसे हम लोग ट्रेनिंग के दौरान सिंगापुर गए थे। सिंगापुर में ये हर थानों में ये कम्युनिटी पुलिसिंग का अलग विंग बनाया गया है, जो कि डेली सुबह वो लोग उसके जो टी शर्ट है उस पर लिखा रहता है पुलिस एट योर होम।
वो लोग साइकिल से चलते हैं, लोगों के घर पर जाते हैं, हेलो आई एम सिंगापुर पुलिस, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं कैसे आपको मदद कर सकता हूँ। कोई वृद्ध अगर बोले कि हमको सब्जी लाना है तो ठीक है, वो जाके मार्केट से सब्जी ले आए। मतलब वो पुलिस का ऐसा फेस है जो पब्लिक को लगे कि नहीं, पुलिस क्रिमिनल को पकड़ने भी आती है, लेकिन पुलिस ऐसे भी आती है हमको मदद करने। जैसे आपको याद होगा कि एट द टाइम ऑफ कोरोना यस पुलिस का जो ग्राफ था पहली बार इंडिया में काफ़ी ऊपर चला गया था। लोगों के दिल में पुलिस के प्रति अफेक्शन हुआ था। मैं खुद फील किया हूँ। उस समय हमारी गाड़ी जब पेट्रोल लेने के लिए गई थी किसी पेट्रोल पंप पर, मैं उस समय डीआईजी था चाईबासा में, और बिना किसी बोर्ड लगाए हुए एक वर्दी वाले को लोग देखा तो सारे लोग पेट्रोल पंप पर साइड दे दिए कि पहले पुलिस को तेल लेने दीजिए। तो दिस टाइप ऑफ फीलिंग दैट हैज़ डेवलप्ड एट दैट टाइम। क्यों? क्योंकि उस समय पुलिस फ्रेंडली, पब्लिक फ्रेंडली काम की। यस सर, लोगों को भी लगा दे उस समय पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही थी, घरों पर दवा पहुंचा रही थी। उस समय पुलिस घरों पर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रही थी। तो आपको ये दिमाग में लगाना होगा कि सारे लोग देश में क्रिमिनल नहीं हैं। बिल्कुल सर, सारे लोग देश में अपराधी नहीं हैं। वी कांट हैंडल द ऑल पॉपुलेशन इन अ सिमिलर वे। यस सर, कि सबको डंडा चलाएं। वी हैव टू सेग्रीगेट बिटवीन कॉमन पीपुल एंड क्रिमिनल्स। यस सर, बैड पीपल और गुड पीपल। यस, तो वो सेग्रीगेशन तभी होगा जब हम पुलिस में एक विंग बनाएं जो सोशल पुलिसिंग को करे। यस, और ये बहुत जगह चल रहा है, बहुत जगह इसका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। हम लोग भी कागज़ कलम में कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है कि इसमें बहुत कुछ आगे बढ़ा जाए। और ये स्टेट के जो मुखिया हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और डीजीपी से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन लोगों को इसमें पहल करके एक छोटा सा ही टीम हर थाने में बनाने की ज़रूरत है। कोई अलग से बहाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके थाने में 50 पुलिस है तो उसी में से 10 को आप कम्युनिटी लेवल के लिए उनको मार्क कर दीजिए कि भैया आपका 2 साल का टेन्योर है कम्युनिटी पुलिसिंग का, और इस 2 साल के बाद आपका फीडबैक लिया जाएगा। देन यू विल गेट ए गुड पोस्टिंग इन अदर प्लेसेज। Yes. तो वो फीडबैक किससे मिलेगा? जनता से मिलेगी ना। ठीक, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सिस्टम वी कैन स्टार्ट। डेफिनेटली सर, आपने इस चीज़ पे स्ट्रेस किया कि जो लिंक है, इस लिंक को बेसिकली, ये जो गैप है, इसको लिंक इस तरह से किया जा सकता है कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट कम्युनिटी पुलिस। एंड आपने सिंगापुर वगैरह का एग्जांपल भी दिया, और भी अलग अलग कंट्रीज बहुत जगह ये चल रहा है। इंग्लैंड में आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। इंग्लैंड की ये सच्ची घटना है कि एक छोटा बच्चा था 3 साल का, उसको बाथरूम में वो नहा रहा था तो उसका पैंट का नाड़ा फंस गया। तो दैट बॉय whose parents were sitting in the drawing room, he not bothered to call parents and he bothered to call Bobby. Bobby is called popularly in England police. ओके सर, उसने बॉबी को कॉल किया, और जब बॉबी उसके घर पर जाके बेल बजाया तो उसके मम्मी पापा सरप्राइज होके बाहर निकले कि who has called you Bobby? बोला आपके घर से कॉल आया था, एक छोटे बच्चे की आवाज़ आ रही थी। बोले बच्चा? वो तो बाथरूम में नहा रहा है। तो बोले कि नो, आई वांट टू मीट हिम। तो वो मिला, वो बच्चा दौड़ के आया, बॉबी बॉबी मेरा नाड़ा फंस गया है, जस्ट प्लीज लूजन इट। तो इट हैज़ बिकम अ न्यूज़ इन द वर्ल्ड कि हाउ द चिल्ड्रेन वेर अफेक्शनेट टू देयर पुलिस। तो सच टाइप ऑफ कल्चर वी हैव टू डेवलप हियर, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं अंग्रेजों की लिगेसी चली आ रही है कि पुलिस मतलब किसी के घर पर अगर एक पुलिस की गाड़ी लग गई तो पूरा मोहल्ला बोलेगा कि बेटा फंसा, आज बेटा फंस गया। तो ये कॉन्सेप्ट चेंज होने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा चीज़ है सर। आपने कम्युनिटी पुलिसिंग भी बोला, उसमें आपने एग्जांपल भी दिया, और सबसे अच्छी बात है कि आपने बोला कि प्रमोशन में फीडबैक को भी, कि उसको भी इम्पोर्टेंस दिया जाए। बहुत अच्छी बात है सर, डेफिनेटली सर। ये अगर यदि पॉलिसी मेकिंग वाले अगर यदि हमारे सीएम सर तक पहुँचे या डीजीपी सर तक पहुँचे तो डेफिनेटली सब चीज़ें स्टार्ट होगा, तो फिर बहुत ही ज़्यादा लोगों को बेसिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये मैं सुन के ही मतलब एक सोच सकता हूँ कि वो बेसिकली थिंग्स आर गोइंग इन द वर्ल्ड, डेफिनेटली इन अदर जगहों पे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो नहीं हो सकता है। इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी इजी थिंग। इट इज़ नॉट ए, डेफिनेटली, क्योंकि मैं जब एसपी रहा हूँ तो इसको किया हूँ। व्हेन आई वाज एसपी सिमडेगा, तो वहाँ पे क्राइम थाना में रिपोर्ट ही नहीं होता था, पूरा डिस्ट्रिक्ट नक्सल था। तो आपको विश्वास नहीं होगा, ये घटना 2014 की है। मैंने 30% पुलिस को पानी पिलाने में लगा दिया था। हर थाने में मैंने पियाऊ लगवाया। हम बोले यहाँ जब कोई केस ही नहीं हो रहा है
तो व्हाट द बगर पुलिस विल डू? तो मैं हर थाने में पानी पीने का घड़ा लगवाया, मैं और मेरी पत्नी जा के घड़ा का फीता फाट काटे, और मैंने पब्लिकली कहा कि आप थाना पे पानी पीने के लिए आए, डोंट कम टू फॉर लॉजिंग FIR, जस्ट कम टू द पुलिस स्टेशन टू टेक वाटर। एंड इट हैज़ बिकम सो पॉपुलर कि द देन DGP ये पूरे स्टेट में लागू करवाए कि राजीव हैज़ डन सो गुड वर्क इन सिमडेगा कि बाकी जगहों पर भी हम क्यों नहीं करवाएं। हाँ सर, एक सवाल मेरा और है सर, वो थोड़ा सा बेसिकली अभी पिछले 4-5 साल से मैं जिस चीज़ को देख रहा हूँ सर, अभी जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं सर, आप लोग का एक एज ग्रुप था सर, और अभी जो हमारा जनरेशन, अभी हमारे जनरेशन और अभी कुछ ऐसे भी जनरेशन जो भी हमसे जस्ट पीछे आ रहा है, उसमें क्या है सर कि मैं 2-3 डिस्ट्रिक्ट में तो मैं खुद देख रहा हूँ सर, पिछले 4-5 साल में सर आफ्टर कोविड हमारे यहाँ सर वीड कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, गांजा कल्चर, और साथ में सर ब्राउन शुगर वगैरह का कल्चर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मेरे खुद के बेसिकली कुछ ऐसे परिचित हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा बंदा हुआ करता था, एथलीट हुआ करता था, और अभी ये सब में इतना ज़्यादा ये लोग एडिक्टेड हो चुका है, फैमिली वाले भी शर्म से बेसिकली कहीं पे इस चीज़ को चर्चा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सर यहाँ हमारे यहाँ जब लिटरेसी कम, रेट कम है, तो यहाँ पे लोग ये भी सोचते हैं कि ये सब बात अगर दी बाहर पता चलेगा तो फिर शादी ब्याह शायद हमारे बच्चा का ना हो। अभी सर ब्राउन शुगर का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पिछले 4-5 साल में, और सिर्फ ऐसे नहीं कि जो व्यस्क हैं एडोलसेंट वाले में ही, एज ग्रुप में नहीं, बल्कि आप सर सरप्राइज़ हुइएगा जान करके कि जो अर्बन एरिया है, सपोज अगर दी मैं बात करता हूँ हज़ारीबाग का, तो मैं बता सकता हूँ सर बहुत ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे सर आपको सुन करके लगे कि मैं कौन सा नंबर बोल रहा हूँ, लगभग 5 से 7% बच्चे सर क्लास 11-12 में मोस्ट ऑफ द क्लासेस में गांजा, सिगरेट तो खैर ये कॉमन हो गया, गांजा और ब्राउन शुगर ले रहे सर। 5% अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये नंबर डेफिनेटली मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ सर, क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड में रहा हूँ। अगर क्लास में 60 बच्चा है तो 5%, 3 बच्चा तो आप मान के चलिए सर जो ब्राउन शुगर ले रहा है, क्लास 10th का बच्चा, 11th का बच्चा, 12th का बच्चा। और इससे क्या है कि सर ये चोरी वगैरह का भी समस्या बढ़ा है, लेकिन ये जो एडिक्टेड हो जा रहे हैं, तो ये 4-5 साल में ये जो यहाँ पे कल्चर इतना ज़्यादा वीड कल्चर और ब्राउन शुगर कल्चर बढ़ रहा है, काफ़ी लोगों का मानना है। तो आप जानना चाहते हैं कि क्या कारण? हाँ, ये कारण क्या है सर, और इसको डिक्रीज कैसे रेमेडी क्या है? और आप खुद सर पुलिस में इतने बड़े पोस्ट पे रह चुके हैं सर, तो आपसे भी रिक्वेस्ट होगा सर कि आप लोग अगर इसके ऊपर अगर कुछ बोले तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो भी थोड़ा बहुत बेसिकली एक्शन में आएंगे सर। एक्चुअली गौतम जी, मैं कई यहाँ पर नक्सल जिलों में काम कर चुका हूँ। इसका बेसिक कारण पहले समझना होगा। कारण बेसिक ये है कि हमारे यहाँ नक्सल्स अफेक्टेड एरियाज़ में, रिमोट में और फॉरेस्ट एरियाज़ में ओपियम का कल्टीवेशन इलीगली हो रहा है। जैसे आपको बताया चतरा, हम जब वहाँ पर DYSP थे तो चतरा में हम लोगों ने कितना ड्राइव चलाया था ओपियम की खेती को रोकने के लिए। इसमें नक्सल का कहीं ना कहीं और बंगाल और बाहर के स्मगलर्स का हाथ है। वो आकर के किसानों को लालच दे देते हैं, पैसा दे देते हैं कि आप ओपियम का खेती कीजिए, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अभी जो हम लोगों को जानकारी है कि चतरा, हजारीबाग का नक्सल एरियाज, सिमरिया और ऑनवर्ड्स, कटकम सांडी एरियाज़, अगर आप इधर चले जाएं खूंटी, चाईबासा का नक्सल एरियाज़, तो ऐसे कई एरियाज़ हैं जिसके कि रिमोट एरियाज़ में गांजे की, ये ओपियम की खेती हो रही है। ओपियम से ही ब्राउन शुगर बनता है। हाँ सर ना, ये बड़ा आसान तरीका है। उसमें चीरा लगाते हैं वो लोग और हाँ वो निकालते हैं और वो ब्राउन शुगर उसको फिल्टर करके बना देते हैं। उसी को अगर हाई फिल्टर कर देंगे तो हीरोइन हो जाएगा, वो सोच सेम हो जाएगा। तो ये कल्चर, और वहीं पर गांजा की खेती भी कर रहे हैं। अब वो जब जहाँ पर अगर प्रोडक्शन होने लगेगा तो कंज्यूमशन होना ही होना है। पहले ये बाहर से आते थे तो उसका कंज्यूमशन लेवल बहुत कम था और कॉस्टली थे। क्योंकि अब हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है तो नेचुरल है कि मार्केट में आ रहा है। तो सबसे ज़रूरी है, और इसका बहुत बड़ा रूट बंगाल में है। बंगाल से स्मगलर आते हैं, ले जाते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले जो पुलिस अथॉरिटीज़ है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमें 100% चेक करना होगा कल्टीवेशन को, कि किसी हालत में कल्टीवेशन बैन लगाया जाए। क्योंकि है भी काफ़ी धाराएं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं इसके लिए। NDPS की धारा में बेल नहीं होता है, 10 साल की सज़ा है। तो हमें वो स्ट्रिक्टली लागू करना होगा, रूल्स ऑफ लॉ।
और दूसरा, बच्चों को अवेयर करने के लिए हर स्कूल्स में, हर कॉलेजेस में कुछ एनजीओज को आगे आकर के इसके बारे में अवेयर करना होगा अपने यंग जनरेशन को। हाँ सर, पेरेंट्स से भी हम लोग चाहें, पेरेंट्स को भी अवेयर करना होगा, सोशल मीडिया के थ्रू हमको बच्चों को अवेयर करना होगा, इसका साइड इफ़ेक्ट दिखाना होगा बच्चों को, छोटे छोटे फिल्म्स बना के बच्चों में इसका स्पेशल क्लासेज लेना होगा। ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेवारी बन जाती है कि वे ऐसे एनजीओज को आगे करें और अपने स्कूल्स में उनको मौका दें, और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड उनको बुलाएं अपने यहाँ, इस पर धारा का प्रावधान करें कि जो पकड़े जाओगे तो कितने साल की सज़ा होगी, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। अभी कुछ दिन और इसका साइड इफ़ेक्ट बताएं कि इसके पीने से दिमाग पर क्या, कुछ डॉक्टर्स को, न्यूरो सर्जन्स को या साइकियाट्रिस्ट को बुलाएं और इसका साइड इफ़ेक्ट भी बताएं बिल्कुल कि कैसे यंग जनरेशन इसमें बर्बाद हो रहा है, कैसे अफ़गानिस्तान में और मिडिल ईस्ट में कैसे यंग जनरेशन बर्बाद हो गया। ये हमें बच्चों को बताने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल। ये सच में बहुत बड़ा कंसर्न का चीज़ है, और जो भी व्यूअर देख रहे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, और ख़ास करके पेरेंट्स से, अगर यदि आपको लग रहा है कि आपका बच्चा इस स्टेज में इंटर कर रहा है, कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी से ही इंटर कर रहा है, जैसे भी इंटर कर रहा है, रात में लेट आ रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग एक्शन लें, क्योंकि पिछले 4-5 साल से जिस कंडीशन में, जिस तरह से हम लोग जा रहे हैं, तो हमारे जनरेशन के ऊपर बहुत ही बड़ा धब्बा हो जाएगा, है ना, कि जो हमसे ऊपर वाले जनरेशन है, डेफिनेटली जो हमारे फादर के एज के हैं, हमारे अंकल की एज के, हमारे दादा की एज के, उनके एज में तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड नहीं था, लेकिन हमारे जनरेशन के ऊपर भी बहुत ही बड़ा बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आने वाला 15-20 साल हमें ये बोलेगा कि हमने क्या पास किया, तो हमने कहीं ना कहीं हमारा जनरेशन को लेकर के सर मुझे बड़ा बेकार लगता है, बुरा लगता है सर। मैं लोगों को जान रहा हूँ जो इस चीज़ में एडिक्टेड हो चुके हैं, और सर वो जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र वगैरह जो इस तरह का है, वहाँ पे सर उन्हें विथड्रॉल सिम्टम जब आता है तो वो वहाँ पे रह नहीं पा रहे हैं, सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। ये 2 महीना 3 महीना वो उनका बॉडी इस तरह से एडिक्टेड हो चुका है, वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में जा रहे हैं सर। और ये हमारे आसपास का कंडीशन है, हम लोग फिल्मों में कभी देखा करते थे कि ये अर्बन सिटीज़ वगैरह में है, मुंबई वगैरह में है, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स वगैरह हैं उतने फाइनेंशियली साउंड भी नहीं है कि हमें रिहेबिलिटेशन सेंटर वगैरह भेज करके काफ़ी लंबे समय तक ट्रीटमेंट वगैरह दिला सके। तो डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर के हम लोग आगे भी चाहेंगे कि कुछ बड़ा लेवल पे कैंपेन वगैरह स्टार्ट करें, और उस समय सर आपसे भी हाथ जोड़ कर बिल्कुल आई ऑलवेज विथ यू, एकदम बिल्कुल आपके साथ हैं, और उस पर हम लोग साथ काम करेंगे। थैंक यू सर। एक सवाल मेरा और था सर, वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के जो रिसेंटली पार्लियामेंट में पास हुआ है, लेकिन आप इसके बारे में इनडायरेक्टली आपने मुझे बता ही दिया सर, आपने बोल दिया कि दे आर 50%, सो डेफिनेटली उनका पार्टिसिपेशन को बढ़ाना पड़ेगा, आपने पुलिसिंग में बताया। लेकिन फिर भी हम आपसे पूछना चाहेंगे सर कि ये चीज़ें अभी पास हुआ है रिसेंट गवर्नमेंट में, ये चीज़ें आई थिंक काफ़ी पहले भी हो सकता था सर, तो आपको क्या लगता है कि चलिए अब जब हुआ हम लोग वेलकम करें, चलिए बढ़िया, और जल्दी इम्प्लीमेंट हो, हम लोग ये कहें गवर्नमेंट से कि आप जितना जल्दी इम्प्लीमेंट करें इसको। यस सर, डेफिनेटली। एक चीज़ और है सर, थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है सर। सवाल ये है सर कि अभी कुछ दिन पहले बेसिकली बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस वगैरह, सेंसस तो नहीं, कास्ट बेस्ड सर्वे वगैरह हुआ है, और ये चीज़ें बेसिकली अब सेंसस की आवाज़ उठना स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे बेसिकली स्टेट का कहना है कि कास्ट बेस्ड सेंसस वगैरह स्टार्ट हो, तो हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं सर, इस चीज़ से क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लोकल लोग जो है, जो बहुत ही वीकेंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो एम्पावर्ड होंगे, या फिर कहीं ना कहीं सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे आप इसको देख रहे हैं सर? मेरा तो मानना है कि अब 21वीं सदी में आप कास्ट बेस्ड सेंसस कराने का कोई सेंस नहीं है। अगर इसमें माना जाए तो हम मोदी जी के सिद्धांत से बहुत सहमत हैं कि भारत देश को उन्होंने 4 कैटेगरी में बांटा, कि गरीबी और अमीरी, क्योंकि किसी भी कास्ट में अगर वो गरीब है, क्योंकि कौन कहाँ जन्म लेगा ये उसके हाथ में नहीं है, कौन गरीब घर में जन्म लेगा या कौन किस कास्ट में जन्म लेगा ये ऊपर वाले डिसाइड करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ये दायित्व बनता है सोशल वेलफेयर में, चूँकि हम लोगों की कंट्री सोशल वेलफेयर कंट्री है, कि गरीब बच्चे जो हैं उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले हैं उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए। तो रेदर कास्ट सेंसस कराने की जगह पर अगर ये नीतीश गवर्नमेंट गरीबी अमीरी का सेंसस कराती तो हम समझते हैं कि देश को ज़्यादा फ़ायदा होता, क्योंकि कास्ट बेस्ड सेंसस सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेशन है, क्योंकि उनको लग रहा है कि पॉलिटिक्स में डिवाइड करके, लोगों को कास्ट में डिवाइड करके, फिर वो अपने कास्ट वाले भले ही उनके कास्ट के नेता चोर क्यों नहीं हो, उनके अब लालू जी का ही देखिए, चाहे उनका बेटा 9th पास ही क्यों नहीं हो,
क्योंकि वो एक कम्युनिटी से आते हैं तो उनके कम्युनिटी के वही नेता बनेंगे। तो जैसे ही आप गरीबी अमीरी में इसको ले आते हैं, ये चीज़ अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगी। जो टैलेंटेड लोग हैं, चाहे वो जिस कास्ट का भी हो, उसको आगे बढ़ना चाहिए। आप मेरिटोक्रेसी की बात कर रहे हैं सर, डेफिनेटली। और कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हैं कि आज हमें कास्ट बेस की जगह हमें चिन्हित करने की जरूरत है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। बिल्कुल, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो अब इंटर कास्ट रिलीजन में शादी कर रहा है, तो आप उसको फिर से कास्ट में उलझा रहे हैं, जो कि हम लोगों की हिंदुइज्म के अगर देखेंगे और भारतीयता की तो सबसे बड़ी बुराई यही है, कास्ट। यस सर, डेफिनेटली। आप इंटरकास्ट मैरिज की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हाँ, आप एक तरफ इंटर कास्ट मैरिज प्रमोट कर रहे हो, बिल्कुल। दूसरी तरफ कास्ट लेवल को इतना हाईलाइट कर रहे हो, तो कोई एक ही रास्ते पर चलना उचित होगा। हाँ सर, एक चीज़ हम और पूछना चाहेंगे सर, क्योंकि आप खुद पुलिस से रहे हैं सर, कश्मीर वगैरह में क्या सिचुएशन था? कहीं ना कहीं सर आप यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे इन सिचुएशन से, आप लोग इंटेलिजेंस वगैरह शेयर करते होंगे, तो आपको तो इन चीज़ों के बारे में बहुत बढ़िया से जानकारी काफ़ी डीप लेवल पे होगा सर। तो हम ये पूछना चाहते हैं सर कि कश्मीर का जो सिचुएशन था वो हर कोई जानता है। बिल्कुल, आए दिन 7 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 5 लाख वहाँ बेसिकली बल को तैनात किया जाता था। किस तरह से वहाँ पे एंटी बेसिकली सोशल एंटी नेशनल मूवमेंट वगैरह काफ़ी चला है। तो ये आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट के बाद आप बेसिकली प्रोग्रेस को किस तरह से देखते हैं सर? एक्चुअली आर्टिकल 370 जो था वो शुरू से ही कश्मीर को भारत देश में 100% विलय के बीच में एक बाधक बना हुआ था। वहाँ के यूथ को ये हमेशा लगता था कि हमारा स्पेशल स्टेटस है। वहाँ के लड़कियाँ अगर बाहर शादी कर लें तो वो प्रॉपर्टी से फॉरफिट हो जाता था उनका राइट। आप वहाँ के लड़के लड़कियाँ बाहर शादी नहीं कर सकते थे। वहाँ कोई व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता था। तो अगर किसी स्टेट को आप इस तरह से बना देंगे तो निश्चित रूप से कोई यहाँ का मुस्लिम चाहे तो वहाँ जाके शादी ही नहीं कर सकता था। वहाँ की कोई लड़की चाहे तो कश्मीर से बाहर के लड़का से शादी ही नहीं कर सकती थी। तो इस तरह से उस स्टेट को अगर हम बना दिए थे तो 70 साल में उसका क्या फ़ायदा मिला, ये तो समीक्षा जरूर करनी चाहिए। यस सर। 70 साल में उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। ऐसा नहीं था कि उसको लागू कर देने से जम्मू कश्मीर के लोग सब बहुत खुश हो गए, जम्मू कश्मीर के लोग भारत को बहुत प्यार करने लगे। रादर इसका उल्टा हुआ कि जम्मू कश्मीर के लोग शुरू से ही भारत से अलग होने के दिमाग में लग गए, है कि नहीं? हाँ सर। तो आज हटाने के बाद कम से कम इतना तो हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर आज़ादी के बाद से देखें, इस 370 जब तक था तो मात्र जो हमने सर्च करके देखा है 14,000 करोड़ रुपए बाहर से फंडिंग हुए थे डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अभी इस 4 सालों में 25,000 करोड़ रुपए वहाँ बाहर के बिजनेसमैन वो लोग पंप कर दिए हैं। 80,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे लगाने के लिए लोग ऑफर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को आज भारत का एक पार्ट फीलिंग हो रहा है। जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 370 हटने से रातों रात समस्या सॉल्व हो जाएगी, हाँ सर। क्योंकि 75 साल की समस्या है, उसको 75 दिन में सॉल्व नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सर। लेकिन जब जो नई जनरेशन जो आएगी, या आज जो जनरेशन 5 साल का है वो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जब बड़ा होगा तो वो फील करेगा कि वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इंडिया। डेफिनेटली सर। तो वो निश्चित रूप से ये बेनिफिशियल है। और अब सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया है कि इसको अब हटाया नहीं जा सकता है, फिर से लागू नहीं किया जा सकता है। तो हम समझते हैं कि हम सबों को अब इस पर चर्चा नहीं करके अब हमें सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द इंडिया लाइक अदर स्टेट। डेफिनेटली सर। आपने एक चीज़ बोला कि इससे प्रोग्रेस हुआ है। हाँ। आपने बोला कि पहले आज तक जब से इंडिपेंडेंस अचीव हुआ है मात्र 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन अभी 25,000 करोड़ रुपए हो गए। जैसा कि बात 25 करोड़ का आपने बोला हाँ, कि इन्वेस्टमेंट हो चुका है, और आप बता रहे हैं कि 80,000 करोड़ रुपया और पंपलाइन में है, लोग ऑफर दिया है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है सर। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रही है। ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता था सर, इन डाटा। हाँ, बहुत अच्छी बात है सर। सर एक चीज़ और सर, पर्सनल सवाल थोड़ा सा है सर। बताइए। सर अभी आप पॉलिटिक्स में भी इंटर कर रहे हैं, है ना? अभी आप रिटायरमेंट के बाद अपना नई पारी सर राजनीति में इंटर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर कि आपके जैसे लोग राजनीति में आए। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, आप रीजनल पार्टी को क्यों नहीं प्रेफर कर रहे हैं सर? आप बीजेपी ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं सर? बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है कि चूंकि हम झारखंड के हैं, बिल्कुल सर। तो पहले रीजनल पार्टीज को चुनना चाहिए था। और सर आपके लेकिन को तो सर कोई भी रीजनल पार्टी वेलकम करेगी, क्योंकि जिस तरह से लेकिन आपका बेसिकली हम पॉलिटिक्स में क्यों आए इसके लिए कुछ बताना चाहेंगे गौतम जी। हम बेसिकली पॉलिटिक्स में आने के पीछे कोई पहले से कोई मेरा प्री प्लान्ड या कुछ था नहीं। ये जब वर्तमान सरकार है, इसने 1932 को खतियान को फिर से 20 साल के बाद ले आया।
अच्छा। कि झारखंड में नागरिक डोमिसाइल वही होगा जिसको 1932 का खतियानी होगा। दूसरा, इस सरकार ने अपने नियोजन नीति में हिंदी हटा दिया, भोजपुरी हटा दिया, मगही हटा दिया, जबकि झारखंड एक हिंदी भाषी स्टेट है। बिल्कुल। यहाँ के जो भी युवा मैट्रिक पास किए हैं आज के डेट में अब तक, वो सभी आइदर उनका बेसिक लैंग्वेज हिंदी रहा है या इंग्लिश रहा है। इवन इंग्लिश भी रहा है तब भी हिंदी एक सब्जेक्ट रहा है। किसी भी युवा का ट्राइबल लैंग्वेज अभी तक 10th या 12th में सब्जेक्ट नहीं रहा है, जबकि यहाँ की सरकार ने नियोजन नीति में ट्राइबल लैंग्वेज को ले आया, इन सारे लैंग्वेज को हटा करके। तो वहीं से हम लोगों का विरोध शुरू हुआ। मैं जब पलामू गया था तो सब युवा बोले कि अब हम इनके नौकरी यहाँ कैसे मिल गई, अब तो हम इन झारखंड के है ये नहीं थी। तो दिस वाज द फीलिंग ऑफ द यूथ दैट प्रोवोक्ड मी कि वी शुड डू फॉर दिस। बाद में आपको पता होगा कि पिछले साल माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस नियोजन नीति को कैंसिल किया गया। हाँ सर। झारखंड की जो बहालियाँ निकली थी वो कैंसिल हुई, हिंदी वापस आया, इंग्लिश वापस आया। तो ये झारखंड के यूथ के साथ इतनी बड़ी ये भद्दा मजाक था। तो रीजनल पार्टीज से वहीं से हम लोगों का मन नहीं मिला। नहीं तो रीजनल पार्टीज कोई बुरे नहीं हैं, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि झारखंड में जो भी रह रहा है, क्योंकि ये बिहार का ही पार्ट है, जबकि मैं खुद 1932 का खतियानी हूँ। मेरा पलामू में खतियानी ज़मीन है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मैं मानता हूँ कि 1932 का खतियान कोई डोमिसाइल का आधार, एक आधार हो सकता है, लेकिन संपूर्ण आधार यही नहीं हो सकता है। वन ऑफ द, क्योंकि बहुत सारे लोगों का 1932 का खतियान नहीं है, लेकिन वो यहाँ 100 साल 200 साल से रह रहे हैं। जैसे अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल सिटी है, वहाँ पूरे भारत देश के लोग आए हैं। और जमशेदपुर में इंडस्ट्री टाटा स्टील की 1907 ईस्वी में शुरू हुआ है। यस सर। आप सोच के देखिए, आज़ादी के 40 साल पहले, 40 साल पहले भारत देश की आज़ादी का, और 1932 के खतियान जिसकी बात अभी वर्तमान सरकार कर रही है उससे 25 साल पहले। बिल्कुल। तो अगर 25 साल पहले जो 1932 के भी 25 साल पहले, आज़ादी के 40 साल पहले जो जमशेदपुर में रह रहा है, आप उसको कैसे बाहरी कहेंगे? हाँ सर। किस लॉजिक से बाहरी कहेंगे? तब तो वो 12 लाख 15 लाख पॉपुलेशन जो टाउन में रह रहे हैं, वहाँ तो सारी ज़मीनें टाटा स्टील की है। तो वहाँ 1932 का खतियान कोई कैसे लेकर के आएगा? अब वहाँ के यूथ के साथ क्या उनको मैसेज दे रहे हैं कि आप सभी झारखंडी नहीं हैं? वो यूथ कहाँ जाएंगे जिनके 4 पीढ़ियों से लोग वहाँ रह रहे हैं? तो जब एक कोई सीएम, अगर सीएम के कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे पूरे स्टेट के बारे में सोचना होगा। अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। उसे ये नहीं सोचना होगा कि किस व्यक्ति ने हमको वोट दिया और किस व्यक्ति ने वोट नहीं दिया है। आप सीएम अगर 4 करोड़ के सीएम हैं तो आज आप 4 करोड़ के लोगों की बात सोचिए। ये मत सोचिए कि सिर्फ हमको ट्राइबल वोट दिया है तो हम ट्राइबल की बात करें। आपको इन टोटलिटी पूरे झारखंड के लोगों की बात करनी होगी। तो मैं इसी कारण से बड़ी पार्टी सोचा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्लोगन है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, मैं उससे प्रभावित था। हालांकि अब बीजेपी कितना सबका साथ, सबका विकास, सबका जो स्थानीय नेतृत्व है बीजेपी का, कितना इसको लेके आगे चलती है ये तो समय बताएगा। लेकिन हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से प्रभावित होकर के इस पार्टी में आए। अच्छी बात है सर। आपने बेसिकली बताया कि आप बीजेपी क्यों प्रीफर किए। डेफिनेटली सर, हमारे भी मन में था सर कि आप रीजनल पार्टी में जाते तो डेफिनेटली सर एज अ सिटीजन ऑफ दिस स्टेट सर, थोड़ा बहुत बेसिकली हम लोग भी, हमारा भी कुछ ऑब्जर्वेशन है सर। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे कुछ परिचित ही जो अभी क्षेत्रीय पार्टी में गए हैं तो उनका ओहदा इतना जल्दी बढ़ जाता है सर। तो आप लोग जैसे लोग करते इंटर करते तो डेफिनेटली आप लोग तो उस पार्टी के नेशनल लेवल का ही पोजीशन पे आप लोग हिंट करते हैं। और सही आप लोग के लिए सही बात। हाँ, हम लोग तो अपना सब कुछ देने के लिए, कुछ अब लेना नहीं है हम लोगों को। हाँ, भगवान हम लोगों को जो बनाना था, हम लोग अपनी पहली पाली खेल करके इसमें दूसरी पारी के रूप में अपनी नई इनिंग शुरू किए हैं। अब ये बीजेपी पर निर्भर करता है कि वो हमारे पोटेंशियल को कितना यूज करती है। डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस को, हमारे पोटेंशियल को, हमारे एक्सपीरियंस को, हमारे तजुर्बे को बीजेपी कितना यूज करती है, अब यहाँ के स्टेट लीडर्स पे डिपेंड करता है। डेफिनेटली सर। सर एक चीज़ हम और पूछना चाहेंगे सर, एक मेरा और सवाल है सर। हम लोग कई बार सुनते हैं सर प्रधानमंत्री के द्वारा कि अभी देश में अमृत काल चल रहा है ना।
तो ये जो अमृत काल बोल रहे हैं सर, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पीरियड के बारे में वो बोल रहे हैं। ये कई बार मोदी जी के द्वारा हम लोग सुने हैं कि अभी देश को डेमोग्राफिक डिविडेंड मिला है। अभी जो हमारे पास जो पॉपुलेशन है, हमारा मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यूथ है इसमें। अभी चाइना वगैरह का पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है और मोर देन 90 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड है जिनका पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग फेस में है। तो हमारे पॉपुलेशन को लेकर के हमेशा गवर्नमेंट जो है, हमेशा मोदी जी कई बार कहते रहते हैं कि अमृत काल अमृत काल। सर आपको सच में लगता है सर, प्लीज़ आप एकदम अपना ऑनेस्ट रिव्यू रखिएगा सर, ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव रखिएगा, आपको सच में लगता है सर कि हमारा जो पॉपुलेशन है ये सच में अमृत काल वाली बात में कितना ज़्यादा बेसिकली आप इसको एडहर करते देखते हैं, कितना ज़्यादा बेसिकली आपको अलाइन लगता है? क्योंकि सर हमारा मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है सर अनस्किल्ड है सर। अभी चाइना वगैरह मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में कितना आगे है सर। दूसरी बात है कि उनका अभी सर्विस सेक्टर वगैरह में भी जो आईटी वगैरह हम लोग का लीड बना हुआ था, उन चीज़ों में भी उन लोग का काफ़ी अच्छा खासा हो गया है। उसके बाद R&D वगैरह जो है उनका सर लगभग बेसिकली GDP $20 ट्रिलियन के आसपास है और उसका 2 से 3% वो R&D वगैरह में डालते हैं। तो सर जो अमृत काल बार बार बेसिकली मोदी जी बोलते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा ये जो पॉपुलेशन है ये सच में बेसिकली ग्लोबली पॉपुलेशन को कम्पीट करने के कंडीशन में है? आर वी सच? एक्चुअली मोदी जी जो बोलते हैं कि अमृत काल है, तो आप ऐसा मत सोच लीजिए कि अमृत आपको मिल रहा है या अमृत कहीं से बह रहा है। बेसिकली ये यूथ को आपके बीच में प्रेरणा लाने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि इंडिया में 50% पॉपुलेशन बिलो 25 ईयर्स है, मतलब 70 करोड़ यूथ है यहाँ। अगर हम लोग एक यूथ का 2 हाथ तो 140 करोड़ यूथ का हाथ है इंडिया में। मोदी जी बेसिकली उसको फोकस करते हैं कि आप अमृत काल में चल रहे हैं। अमृत काल चलने का मतलब हुआ कि आप फील कीजिए अंदर से कि आई एम हाईली एनर्जेटिक, इंडिया अभी प्रोग्रेसिव है, और उसका उस फीलिंग का असर देखिए। अभी मैं आपको असर बता रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि मेरा खुद का बेटा अमेरिका में है, वो बताता है कि 9 ईयर्स पहले और अभी की स्थिति में अमेरिका में क्या चेंजेस हुआ है। क्योंकि ये फील होना अपने आप में कि आई एम द बेस्ट, ये आपके एनर्जी लेवल को 100% बढ़ा देता है। और अगर आप ये फील करते हैं, अगर कोई यूथ ये फील करे कि अरे यार हम तो बड़ा गरीब कंट्री में हैं, मेरे फादर बड़े गरीब हैं, हमारा क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है, तो ये फीलिंग, 2 यूथ है। एक यूथ का फीलिंग है कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एक यूथ का अगर फीलिंग है कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। दोनों अगर सेम कंडीशन में भी है तो देखिएगा कि जिसको फीलिंग है कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ही विल डू बेटर इन हिज लाइफ। तो अमृत काल का मतलब हुआ कि आप महसूस करें कि इंडिया एक प्रोग्रेसिव स्टेज में जा रही है। इंडिया आज सबसे सशक्त और मजबूत कंट्री के रूप में उभरा है। आज हम नज़रें झुका के नहीं, नज़रें मिला के बात करने की स्थिति में है। चाहे अमेरिका हो या रसिया हो या चाइनीज़ प्रेसिडेंट हो, उससे हमारा PM नज़रें मिला के बात करता है। ये फीलिंग आपको अपने आप इम्पोर्टेंट कर देगा। काम तो आपको अब नहीं करना होगा, कहीं से अमृत आपको मिलने वाला नहीं है। काम तो यूथ को अब नहीं करना होगा, आपको अंदर में फीलिंग लानी है कि आई एम द बेस्ट। इसलिए मैं हर यूथ को कहना चाहूँगा, भले ही उसका चेहरा गोरा हो, काला हो, नाक चपटा हो, नाक खड़ा हो, कि रात में सोने के पहले वो ज़रूर मिरर के पास जाए और बोले कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। कुछ नहीं, 3 बार ये बोले। पॉजिटिव एनर्जी विल इंस्पायर इन हिज माइंड। और देखिएगा कि रात में सोएगा तो एकदम सपना आएगा कि आई एम द बेस्ट। विवेकानंद यही तो बोले थे, और क्या बोले थे? Arise, awake and run. Arise, awake and run till the goal achieved. यस सर। उठो, जागो और दौड़ो। जब तक दौड़ने का मतलब थोड़ा है कि रोड पर दौड़ना खाली शुरू कर दो जब तक गिर नहीं जाओ। दौड़ने का मतलब कि ज़िंदगी के रेस में दौड़ लगाओ। वही सेम चीज़ मोदी भी कह रहे हैं कि जस्ट फील के आई एम द बेस्ट। और हम समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है यूथ में फीलिंग लाना। आपने बहुत अच्छा कहा कि चाइना से हमारे यहाँ स्किल लेवल कम है, और स्किल नहीं होने के चलते हम लोग इतना पिछड़ गए। नहीं तो आज के 40 साल पहले हम चाइना से कहीं आगे थे, लेकिन 40 साल 50 साल में हम चाइना से बहुत पीछे हो गए। अब नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। हमको स्किल लेवल डेवलप करना है और हमारे यूथ को स्टार्टअप कल्चर लाना पड़ेगा। यस सर। हमें ऐसा भारत बनाना होगा कि लोग यहाँ से अमेरिका जाने का सपना नहीं देखें, अमेरिका से लोग यहाँ आने का सपना देखें। तब हम लोग मानेंगे कि सचमुच भारत एक विश्व गुरु हो गया। डेफिनेटली सर। एक सवाल मेरा और है सर, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? आज के डेट में यूथ बेसिकली ज़्यादा
ब्यूरोक्रेसी की तरफ, यूपीएससी का प्रिपरेशन की तरफ ज़्यादा बेसिकली अगर दी प्रिपरेशन कर रहा है मोस्ट ऑफ दी लोग, या स्टार्टअप कल्चर, आपको अगर दी दोनों में डेफिनेटली दोनों का इंपॉर्टेंस है सर, लेकिन आपको दोनों में से किसी एक को प्रायोरिटाइज करना रहे तो आप बेसिकली किसको प्रायोरिटाइज कीजिएगा? बेसिकली हम यूथ को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप पहले सोचिए कि भारत देश में यूथ कितने हैं। हाँ सर। अब कि आपको हम बताएं कि 50% 25 साल से कम के हैं, 70 करोड़ की पॉपुलेशन है। गवर्नमेंट जॉब हैं कितने, ब्यूरोक्रेट्स की संख्या कितनी है? हर साल 800 से 1000 के बीच में। तो पूरे इंडिया में? यस सर, पूरे इंडिया में। अब आपको ये सोचना है, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा गौतम जी, कि हमारे अधिकांश जो यूथ है, खास करके नॉर्थ इंडियन का, इसका 20 साल से लेकर के 29 साल का समय अनप्रोडक्टिव चला जाता है। अनप्रोडक्टिव मतलब वो यूपीएससी की तैयारी में या बीपीएससी जेपीएससी की तैयारी में 9 साल लगा देता है, और कंपीट जब नहीं करता है तो जीरो पे आ जाता है। तो भारत देश वर्ल्ड में यही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर यूथ का इतना पीरियड अनप्रोडक्टिव में जा रहा है, और जबकि उसका सबसे मोस्ट एनर्जेटिक, जबकि उसका मोस्ट एनर्जेटिक पीरियड है। अब कोई इंजीनियर बनता है, क्या जरूरत है उसको यूपीएससी जाने का? कोई डॉक्टर है, उसको क्या जरूरत है यूपीएससी जाने का? अगर यूपीएससी में जाना है तो वो बचपन से ही सोचे ना, 8th 9th से सोचे कि हमको यूपीएससी में जाना है। अब आप पहले इंजीनियरिंग किए, अब देख लिए कह रहे हैं कि आईएएस का तो लाइफ बड़ा बढ़िया है, बत्ती लगा लिया, बड़ा बंगला मिल जाता, आप भी चले गए। अब आईआईटी किए, गवर्नमेंट आपके ऊपर इतनी खर्च कर रही है आईआईटी में, उसके बाद भी आप यूपीएससी में धक्का लगाए हुए हैं। तो ये हमें यूथ को सोचना होगा कि यूथ पहले ये डिसाइड करे कि हमें जीवन में मेरा लक्ष्य क्या है ना। यस सर। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यूथ नैतिक मूल्यों को देखे। आईएएस आईपीएस में आप सैलरी अगर देखें तो एक जो उधर की सैलरी है उससे कितना कम सैलरी है यहाँ। बिल्कुल सर। लेकिन अभी मेरा बेटा अमेरिका में टेस्ला कंपनी में है, करोड़ से ऊपर उसकी सैलरी है। जीवन में एक आईएएस का सैलरी करोड़ रुपया नहीं होगा, पूरे जीवन भी वो काम करेगा। तो मैं खुद आईपीएस रिटायर्ड हुआ हूँ टीआईजी से, क्या सैलरी है? तो मतलब आप इधर क्यों जाना चाहते हैं इलीगल प्रैक्टिसेज के लिए? अब आईएएस बन के अगर जेल ही चल जाना है तब फिर क्या फायदा है आईएएस बनने का? तो आपको अगर देश सेवा की जज्बा हो, कि चूंकि ये दिमाग लगाना होगा कि पब्लिक सर्वेंट आप हैं, वंस यूपीएससी आप कंपीट करते हैं तो यू आर नॉट द मालिक नहीं है आप। यस सर। यू आर ए पब्लिक सर्वेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लोक सेवक। तो सेवक बनने की अगर इच्छा हो, वेलकम है, इस सर्विसेज में आइए। अगर सेवक बनने की इच्छा नहीं हो तो मत आइए इस सर्विसेज में, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन होगा। फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, आपको जो अच्छा लगे। अब बढ़िया क्रिकेटर बनिए ना। पहले हम लोग के ज़माने में क्रिकेटर का कोई स्कोप नहीं था, अब तो एक आईपीएल खेल रहा है तो करोड़ों रुपए कमा रहा है। सर एक सीजन भी खेल लिया तो आप हॉकी खेलिए ना, कुछ भी आप वट एवर यू वांट आप बनिए। पेरेंट्स को भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहेंगे कि यूथ पर प्रेशर मत दें कि बेटा तुमको आईआईटी ही कंपीट करना है, बेटा तुमको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। आप उसको ज़िंदगी जीने दीजिए, सोचने दीजिए कि हमें क्या बनना है। अगर कोई कैमरामैन ही बनना चाहे, हम तो कहेंगे कि अगर कोई चाय बेचना चाहे तो एक एमबीए चाय वाला है, अब गो एंड सी हिज वीडियो। डेफिनेटली उसके बाप चाहते थे कि वो एमबीए कंपीट करे, बेचारा आईआईएम अहमदाबाद में उसने 3 साल कोशिश किया और नहीं कंपीट किया। अंत में 10,000 रुपये उसके पास बचे थे और वहाँ पर एक टी स्टॉल खोल लिया। आज वो करोड़ों का लोगों को फ्रेंचाइजी दे रहा है। तो पैसा ही कमाना है तो देयर आर सो मेनी वेज इन दिस वर्ल्ड कि आप कर सकते हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं सर आप स्टार्टअप कल्चर को ज़्यादा प्रमोट बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली सर। और आप लोग जैसे लोग अगर इस बात को भूलते हैं ना सर, तो फिर ये मैसेज बड़ा क्लियर पहुंचता है। क्योंकि सर सच अगर यदि मैं बोलूँ सर, अगर यदि इस चीज़ को, तो हमारे बीच में एक है कि हाँ भाई, अभी मेरा एक फ्रेंड है सर, उसका 40 लाख का पैकेज, वो आईटी बेसिकली कानपुर से था। अभी वो 2 साल का बेसिकली जॉब किया, वन ऑफ द एमएनसी में था। अभी जॉब करने के बाद, अभी रिज़ाइन करने के बाद यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है। एक दिन इसी तरह बात हुआ, उसका नाम नहीं लेंगे, तो बातचीत में वही है, हम भी बोले कि भाई अभी आपका 40 लाख का पैकेज पे आप थे, कुछ दिन के बाद करोड़, आप डेफिनेटली 4-5 साल आप और अगर इस यहाँ पे रहते तो 1 करोड़ के आसपास आप चले जाते। और इंडिया में रह करके 40 लाख मिल रहा है सर, आउटसाइड इंडिया तो अच्छा ही रहता। वो बातचीत में एक चीज़ एडमिट की कि भाई यहाँ पे शायद हम 200 करोड़ का प्रॉपर्टी बना दें। यही बोले ना कि ये दिमाग में है, और ये उससे ज़्यादा दिमाग में उनके पेरेंट्स का है। ये चीज़ अब धीरे धीरे कम हो रही है और हमको लगता है कि समझने की ज़रूरत है। डेफिनेटली सर। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे सर
डेफिनेटली हम लोग कंक्लूड करते हैं, लेकिन एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि आप बेसिकली यूथ को बेसिकली क्या क्या आप उसको उसके चैलेंजेस को सबसे पहले आप क्या देखते हैं आज की कंडीशन में कि यूथ का क्या क्या चैलेंजेस है? और इस तरह का वैसे तो आप इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों का जवाब दे दिए सर। आपने बोला कि आपने विवेकानंद जी का बेसिकली बात को कोट किया कि अराइज अवेकन, और आप तब तक भागो जब तक आप अपनी गोल को अचीव ना कर लो। दूसरा में आपने स्टार्टअप कल्चर वगैरह के बारे में बोल दिया, आपने अपनी चीज़ के इंटरेस्ट के बारे में बताया। लेकिन हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे सर, अभी जो कंडीशन है, अभी आप यूथ के लिए मेजर चैलेंजेस क्या देखते हैं सर? एक्चुअली यूथ का मेजर चैलेंजेज है कि यूथ डायरेक्शन लेस है। अच्छा। और बहुत लेट डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है। 10th पहुंचते तक तो उसको कुछ सोच ही नहीं रहा है कि हमें क्या करना है। नंबर अच्छा आया साइंस ले लिए, हर आदमी नंबर कम आया तो पैरवी करा रहे हैं कि किसी तरह साइंस मिल जाए। साइंस नहीं मिला तो कॉमर्स ले लिए, कॉमर्स नहीं मिला तो आर्ट्स ले लिए, आर्ट्स ले लिए उसी दिन से उसके मन में हीन भावना आ गई। माँ बाप को भी लगा कि उसको डांटना शुरू किया कि तुम तो इतना ख़राब किया कि तुमको आर्ट्स लेना पड़ा। तो पहला है कि 9th या 8th में ही बच्चा डिसाइड करे कि हमें आर्ट्स लेना है कि साइंस लेना है कि मैथ कि कॉमर्स लेना है। उसका मैथ में इंटरेस्ट है कि नहीं है। जिसको मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप क्यों ज़बरदस्ती उसको साइंस पढ़ाने के लिए है? तो पहला है कि वो डिसाइड करे अपना कैरियर 8th के पहले उसको डिसाइड कर लेना होगा। दूसरा है कि कैरियर डिसाइड करने के बाद उसके हिसाब से प्लानिंग करे, प्लानिंग करके वो अचीव करने की कोशिश करे। थर्ड इम्पॉर्टेंट है यूथ के लिए टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको हमेशा सोचना होगा कि जितना टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जितना टाइम भगवान ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिडेन को दिया है, वही टाइम एक आपको भी दिया है, हर यूथ को दिया है। इसमें भगवान कहीं पर किसी के साथ पार्शलिटी नहीं किया है। बिल्कुल सर। तो हाउ कैन यू यूज द 24 आवर्स, ये आपको डिसाइड करना होगा। और आप हमेशा मन में ये सोचिए कि हमको बेस्ट करना है। अगर हम ठेला चलाने वाले ही बने तो वर्ल्ड का बेस्ट ठेला चलाने वाले बने, चाय बेचने वाले बने तो वर्ल्ड का बेस्ट चाय बेचने वाले बने। तो आप सपना बेस्ट बनने का करें तो यूथ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर एक चीज़ पे स्ट्रेस दिए कि कहीं ना कहीं हम लोग में डायरेक्शन की कमी है, डायरेक्शन लेस है और भीड़ को फॉलो ना करें। सर का ये कहना है कि आप अपने पर्सपेक्टिव को लेकर के क्लियर रहें और हर चीज़ में आप अपने फील्ड में बेस्ट के बारे में सोचिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, और टाइम हर किसी के लिए बराबर है। तो डेफिनेटली एकदम पॉजिटिव रह करके हम लोग किसी एक फील्ड को चूज़ करके बढ़िया कर सकते हैं। एक फाइनल सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे सर, फाइनल नहीं एटलीस्ट मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा सर, आप नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप को कैसे देखते हैं? इसी के अंदर एक क्वेश्चन और इंक्लूड है, आप नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप को कैसे देखते हैं सर? और ये जो बेसिकली अभी जो उनका एक डोमिनेंसी इस तरह से बढ़ा है, अभी लगता है कि कंट्री में वो कुछ भी बोलते हैं सर तो वो चीज़ एज अ फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। अभी बहुत ही मास जो है सर उनको फॉलो करता है, और हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन, मोस्ट ऑफ द सेक्शन उनको बेसिकली फॉलो कर रहा है, चाहे वो यूथ हो, लिटरेट हो, वुमेन हो, हर कोई, हर कम्युनिटी का। उनका जो पॉलिटिकल बेसिकली स्ट्रेंथ है, इसको लेकर के एक सवाल है सर, इनके लीडरशिप को कैसे देखते हैं? और दूसरा चीज़ मेरा ये सवाल है सर, क्या इनको ये चीज़ जो बेनिफिट अभी मिला है, ये इनके खुद के पर्सनालिटी के कारण ही एक चीज़ है, या फिर कहीं ना कहीं एक वीक अपोजिशन का बेसिकली इनको बेनिफिट मिल रहा है? मेरा सवाल ये है सर कि अभी इतना ज़्यादा ये मजबूत के पीछे इनकी बेसिकली अपनी खूबियाँ ज़्यादा है या अपोजिशन का वीक होना एक बेसिकली रीज़न है, एक वीक अपोजिशन का? मैं इसको ये देखता हूँ, दोनों चीज़ आपको समझना होगा। हाँ सर। क्योंकि मोदी जी की खूबियाँ हैं, इसको हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। खूबियाँ हैं कि ही इज़ ए वेरी लेबोरियस मैन। अच्छा सर। वो कल क्या करना चाहिए इसका विजुअलाइज आज कर लेते हैं कि कल हमको क्या करना है ना। हाँ सर। टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है उनका, समय से आगे सोच रहे हैं। तो अगर ये सब चीज़ें किसी के अंदर में भी आ जाएंगी तो वो बेस्ट लीडर हो सकता है। दूसरा, इवेंट बहुत अच्छे से, हर इवेंट को वो अच्छे से मैनेज करते हैं। हर चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, उसने टेक्नोलॉजी को उनसे ज़्यादा यूज शायद ही कोई किया। हाँ सर। जैसे मन की बात भी आप देखेंगे तो उसको यूज करके उन्होंने करोड़ों भारतीयों के दिल में अपनी जगह बनाई। आज हर बच्चा जानता है कि उसका प्रधानमंत्री कौन है, जबकि यही 10 साल पहले मनमोहन सिंह के रिजिम में ये बात नहीं थी। हाँ सर। वो अमेरिका भी गए तो अपने इवेंट को इतने बढ़िया से मंगाए कि हाउडी मोदी पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। हाँ सर। ट्रम्प को लगा कि ये मेरा कंट्री है कि मोदी का कंट्री है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा, ऑपोजिशन को ये सीखना पड़ेगा। तो एक तो हुआ कि मोदी का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है। दूसरा है वीक ऑपोजिशन। मैं मानता हूँ कि ऑपोजिशन के पास विजन की बहुत बहुत कमी है। आज जैसे आप राम मंदिर का ही इवेंट देखें। हाँ सर।
पूरा देश राममय है। हाँ सर। आप सबसे बड़े अपोजिशन पार्टी कह रहे हैं कि नहीं मोदी का इवेंट है इसलिए हम, आरएसएस का इवेंट है इसलिए हम अयोध्या नहीं जाएंगे। आप ये भूल जाते हैं कि ये आरएसएस का इवेंट भले ही हो, लेकिन इससे भारत देश के 80% हिंदू जुड़े हुए हैं। आप नहीं जाएंगे फिर भी राम मंदिर का शिलान्यास हो जाएगा, तो उससे बेहतर हो कि आप चले जाइए ना और जाके बोलिए कि हम भी हिंदू हैं भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी भगवान राम के भक्त हैं। तो आप सोच रहे हैं कि हम नहीं जा करके नरेंद्र मोदी का बहुत बिगाड़ रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है जब पूरा भारत देश में राममय हो रहा है तो आप न्याय यात्रा निकाले हुए हैं। मैं किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, समय का तकाजा। आपको अभी अपना अलायंस मजबूत करना चाहिए, तो आप सब आपस में न्याय यात्रा में लग गए हैं ताकि अलायंस और बिखर जाए। तो सही समय में सही डिसीजन लेना ये पॉलिटिशियन के विजन पे डिपेंड करता है। आप अभी हाल के दिनों में देखें, इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, ममता बनर्जी अलग ऐलान कर रही है, नीतीश जी अलग भाग रहे हैं। तो अभी जो काम उनका होना चाहिए था राहुल गांधी का, कि अभी इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग पे बात करते, तो अभी न्याय यात्रा निकाल के पब्लिक से हाय हेलो कर रहे हैं। ये न्याय यात्रा भैया पहले आप अपना जो फाइनल करके उसके बाद न्याय यात्रा निकालते ना। बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं वीक ऑपोजिशन का प्लानिंग नहीं होना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। आप झारखंड में बेसिकली, झारखंड के पॉलिटिक्स में बेसिकली इंटर कर रहे हैं सर, तो मेरा ये सवाल है कि आप कुछ एटलीस्ट 4 से 5 ऐसा बेसिकली पॉइंट बताइए जिस चीज़ को आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें बेसिकली झारखंड में टारगेट करने की आवश्यकता है और इसको बढ़िया से एड्रेस और रेक्टिफाई करने की आवश्यकता है, अचीव करने की आवश्यकता है, तब जाकर के कहीं ना कहीं झारखंड का अपलिफ्टमेंट होगा। तो आप एटलीस्ट 4 से 5 ऐसा चीज़ को बताइए सर जिसको झारखंड में सच में एड्रेस करने की आवश्यकता है, और वो भी प्रायोरिटी बेसिस पे। वैसे तो कई चीज़ें हैं सर, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पर आपने बड़ा अच्छा कोर क्वेश्चन पूछा है। मुझे बहुत इच्छा थी कि आप इस तरह का क्वेश्चन पूछें, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है झारखंड को डेवलप्ड स्टेट बनाना। तो पहला सेक्टर हमें, अगर मैं सीएम होता यहाँ का, तो मैं पहला सेक्टर चुनता कि सबसे पहले सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर स्टेट है मेरा, कि यहाँ 0 पावर कट हो। मैं 2 दिन से कोडरमा में हूँ, शाम में जब बिजली की ज़रूरत है पावर चली जा रही है, शाम में 2 घंटा बिजली नहीं रह रही है, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत शाम में है। सुबह में जब नहाने के लिए गीजर की ज़रूरत है तो बिजली चली जा रही है, जबकि आपको नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए। सरकार से कोई क्यों खुश होगा? तो सबसे पहले यहाँ के सीएम को विजुलाइज करनी चाहिए कि मेरे यहाँ 0 पावर कट क्यों नहीं हो सकता है, जबकि बगल का राज्य बिहार में 0 पावर कट हो रहा है। भारत देश के सभी राज्य में हो रहा है। बिहार में कोयला नहीं है, वो 0 पावर कट पे है, आपका क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ कमी है इसमें? तो पहला एक सेक्टर हुआ कि 0 पावर कट। बिल्कुल सर। आपको सोच के आश्चर्य होगा कि जितने जनरेटर पे हम लोग खर्च कर रहे हैं, झारखंड वासी, झारखंड के जितने सरकारी अफसरों के घरों में जनरेटर चल रहा है, क्योंकि मैं लगातार एसपी रहा हूं कई जिलों में, एसपी डीसी सभी थानों में, ब्लॉक्स में, सीआरपीएफ कैंप्स में जितने जनरेटर में डीजल में खर्च हो रहे हैं गवर्नमेंट के, अगर ये 23 साल का खर्चा जोड़ लिया जाए तो 1-2 पावर प्लांट लग जाते। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सरकार चाहे तो आंकड़ा निकाल ले कि विगत 23 सालों में जितनी जनरेटर के तेल में खर्च हुआ है और जनरेटर खरीदने में जो खर्च हुआ है, रख रखाव में हुआ है, उसमें कम से कम 2 बड़े पावर प्लांट लग जाते यहाँ। तो सरकार को सबसे पहले इस पर सोचने 0 पावर कट आपने प्रायोरिटाइज किया। उसके अलावा सर दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है यूथ को रोजगार देना। तो आपको रोजगार क्रिएट करने के लिए भगवान ने आपको इतने नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं, तो दूसरा सेक्टर जिस पे फोकस करना चाहिए वो है टूरिज्म। आपके यहाँ नेचर का रिसोर्सेज भरा हुआ है। टूरिज्म को हम 3-4 सेक्टर में यहाँ बांट सकते हैं। एक, आपके यहाँ टूरिज्म जो कि हिल स्टेशन से रिलेटेड है। आपके यहाँ खूबसूरत नेतरहाट है, किरूबुरु है, पारसनाथ हिल है। आप नेतरहाट को इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशन के रूप में क्यों नहीं डेवलप कर सकते हैं? जब कर्नाटका में कुर्ग को डेवलप किया जा सकता है, वहाँ 5 स्टार होटल बन सकते हैं, तो आप नेतरहाट में ज़मीन दे करके 5 स्टार होटल क्यों नहीं बनाने के लिए बड़े इंडस्ट्रीज को ऑफर दे सकते हैं? आपका नेतरहाट में स्कूल है जिसके पास 600 एकड़ ज़मीन है, आप नेतरहाट में क्यों नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, सारे कॉलेज उसी स्कूल्स में खोल सकते हैं। बड़ा लेवल की यूनिवर्सिटी, एक बड़ा यूनिवर्सिटीज़ वहाँ चल सकता है। सारे देश के पढ़ने वाले बच्चे वहाँ आएंगे,
5 स्टार होटल खोलिए, लोग डेस्टिनेशन मैरिज के लिए नेतरहाट जाएंगे। आपके पास इतने वहाँ पर खूबसूरत ऑर्चार्ड्स हैं, नाशपाती के बागान्स लगे हुए हैं, आप कभी जाके देखिए। सनराइज और सनसेट के लिए वहाँ लोग बाहर से टूरिस्ट आते हैं, आपके यहाँ के टूरिस्ट वहाँ नहीं जाते। अफसोस ये है कि बंगाल के टूरिस्ट वहाँ आते हैं, झारखंड के टूरिस्ट नहीं जाते हैं, क्योंकि कभी आपने उसको फोकस ही नहीं किया है। दूसरा हिल स्टेशन के बाद सेक्टर आता है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रिलेटेड टूरिज्म। जैसे आपके पास बेतला नेशनल पार्क है, आप वहाँ नाइट सफारी क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं? सिंगापुर जैसे छोटे कंट्री में मैं गया था, हम लोग सारे IPS गए थे, $3000 ले रहा था नाइट सफारी के लिए। हार्डली आधा किलोमीटर में नाइट सफारी करा के $3000, और पागल थे पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट। आपके पास तो इतना बड़ा नेचुरल हब है, आप पब्लिक के लिए नाइट सफारी शुरू कीजिए। मैं चाहूंगा सर, नाइट सफारी कितना देर के लिए आपने बोला? $3000 से 1 घंटे के लिए $3000 लोग पेमेंट करके, पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट पागल थे नाइट सफारी के टिकट के लिए। हम लोग भी उस पागल में शामिल हो गए थे। आपके यहाँ इतना खूबसूरत जगह है, नाइट सफारी वहाँ है, लेकिन केवल फॉरेस्ट ऑफिशियल्स करते हैं या जो बड़े डिग्निटरी जाते हैं। व्हाई नॉट यू शुड ओपन द नाइट सफारी फॉर पब्लिक। आप पैसा लीजिए और लोगों को बुलाइए, आप उसको पॉपुलराइज कीजिए पूरे झारखंड में। इतने ज़्यादा वहाँ नाइट सफारी के लिए हिरन और सारे उपलब्ध हैं। आपके हजारीबाग में नेशनल फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है, आप वहाँ नाइट सफारी शुरू कीजिए, टॉय ट्रेन चालू कीजिए, हजारों यूथ को नौकरी मिलेगा। यहाँ हजारीबाग अगल बगल के यूथ को आप उनके जो ज़मीन है उनको बोलिए कि आप इसको रेस्टोरेंट में डेवलप करो। आप कभी जाके कुर्ग में देखिए, सभी जो बगल अगल के जो ज़मीन वाले लोग थे वो अपने होटल को ही रिसोर्ट बदल दिया है। फॉरेन टूरिस्ट, पिछले बार 24 लाख टूरिस्ट आए थे वहाँ कुर्ग में। अच्छा, और वो कुछ नहीं, रिसोर्ट में बदल के टेंट लगा दिया, टेंट भी गवर्नमेंट दे दिया, 30,000 रुपये टेंट का पैसा कमा रहे हैं, और सब बम बम है, सब लोग मर्सिडीज खरीद रहे हैं। टूरिज्म आप बोल रहे हैं सर। तो दूसरा, आपके पास भगवान का दिया हुआ इतने फॉल हैं। यहाँ का वन ऑफ द हाईएस्ट फॉल है लोध फॉल, इट इज इन नेतरहाट। लोध फॉल टॉलेस्ट फॉल है। अच्छा, आप उसको क्यों नहीं प्रमोट करते हैं कि मेरे पास झारखंड में इतना हाईएस्ट फॉल है, जो इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट फॉल है, आप प्रमोट कीजिए। आपके रांची के इर्द गिर्द में इतने फॉल है, दसम फॉल है, जोना फॉल है, कुंडरू फॉल है, आप क्यों नहीं इसको प्रमोट कर सकते हैं? दूसरा, वाटर रैफ्टिंग। आप आ रहे होंगे तो तिलैया डैम देखे होंगे, इट वाज वन ऑफ द ब्यूटीफुल डैम। आप क्यों नहीं यहाँ 4-5 स्टार होटल के लिए जमीन अलॉट करते हैं सर? और यहाँ सर जो, और आप यहाँ वाटर रैफ्टिंग शुरू करें, एक वाटर रैफ्टिंग शुरू करें। इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ से आ सकते हैं सर। बहुत आप यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिज्म को डेवलप कीजिए, पेरिस वगैरह, अगल बगल के सारे यूथ को रोजगार मिलेगा। नक्सलिज्म ऐसे ही खत्म हो जाएगी। नक्सलिज्म खत्म करने के लिए यूथ को रोजगार दीजिए। आपके पास चांडिल डैम है, मैथन डैम है, कई ऐसे डैम है, मसांजोर डैम है, जहाँ पर कि आप चाहे तो टूरिज्म को हब बना सकते आपने तो हैं। टूरिज्म के ऊपर काफी कुछ बता दिया सर। नहीं, हम अगर हमको सचमुच झारखंड की बीजेपी सरकार मौका दे और मैं MLA बनूं और कभी मंत्री बनूं, तो मेरे दिमाग में तो है कि झारखंड का कैसे कायाकल्प बदला जा सकता है। बिल्कुल सर। यही स्टेट आने वाला दिनों में ऐसा स्टेट होगा कि पूरे विदेश से लोग यहाँ आएंगे। लेकिन चूंकि पॉलिटिशियंस के पास विजन नहीं है, सर अभी तक आप वही अगड़ी पिछड़ी पहाड़ी भीतरी 1932 के खतियान, कौन बाहरी है कौन भीतरी है में लगे हुए हैं। आप समग्र झारखंड के डेवलपमेंट की बात अभी तक सर टूरिस्ट के तौर पे हमने भी इतना नहीं सोचा था सर कि इतना पोटेंशियल है। बहुत पोटेंशियल है झारखंड में, इतना पोटेंशियल है कि जब आप पूरे झारखंड को देखें, 3rd सबसे बड़ा सेक्टर है टूरिज्म में। आपको रिलीजियस प्लेसेज, यू हैव देवघर, आपके पास देवघर है। हाँ। आप अगर काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन सकता है तो देवघर में आप कहीं नहीं, देवघर के बाबा भोलेनाथ को आप अच्छे डेवलप कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ जब डेवलप हो सकता है तो देवघर भी डेवलप हो सकता है। आप विल को डेवलप कीजिए ना। देवघर मंदिर में अभी भी जाने आने में कितने गाड़ी से दिक्कत हो रही है। आप उस पूरे एरिया को कवर करके एक अच्छा हम लोग देवघर टेम्पल को डेवलप कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने जो आपके पास इतना बढ़िया देवड़ी मंदिर है, आप इसको डेवलप कर सकते हैं। आपके बगल में इटखोरी है, हाँ सर, ये गौतम बुद्ध के भी बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। आप बुद्धिज्म सर्किट में इसको क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? जैनिज्म और हिंदू तीनों चीज का हम लोग चूंकि उस सब जिलों में काम किया है इसलिए आपको बता रहे हैं। आपके पास इतने खूबसूरत मालूटी टेम्पल है दुमका में, बंसीधर टेम्पल है। आप टूरिज्म को, एक टूरिज्म का वो भी फोकस कीजिए, रिलीजियस प्लेसेस का। तो आपके पास कोर एरिया बहुत है झारखंड को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट आप डेवलपमेंट, एजुकेशनल हब बनाइए झारखंड को, अच्छे इंस्टीट्यूशंस लाइए, मैनेजमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। आज
20 साल में आप देखिए नवीन पटनायक उड़ीसा को कहाँ पहुँचा दिए। उड़ीसा में आज एजुकेशनल हब हो गया, आज किड्स में पूरे देश के लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपके यहाँ IT सेक्टर तब आएगा जब एजुकेशनल हब होगा। बिल्कुल सर। आप IT सेक्टर के लिए ज़मीन दीजिए। अभी CM ने एक अच्छा काम किया है, जो प्रेम जी कंपनी को ज़मीन दिए हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, इसलिए मैं झारखंड के CM को ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत दिन के बाद CM ने एक अच्छा काम किया है कि इन्होंने झारखंड में एजुकेशनल हब बनाने के लिए एक कदम उठाया है। ये चीज़ें होनी चाहिए थी। ग्रेटर रांची बनना चाहिए था। मेरा मानना है कि ये जो आपका हवाई अड्डा है इसको बनना चाहिए बुंडू और तमाड़ के बीच में, ताकि रांची का डेवलपमेंट हो। रांची में इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनना चाहिए। अभी आप काके ही बस स्टैंड को लेकर के डेवलप कर रहे हैं। रांची के जो रिंग रोड है यहाँ पर CNT एक्ट को शिथिल करके ज़मीनें गवर्नमेंट अधिग्रहण करके हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स रिंग रोड पे डेवलप करना चाहिए, ताकि आप एक बड़े शहर का कंसेप्ट डेवलप करें। बिल्कुल सर। आप रांची को सोचें कि हमको कैसे बैंगलोर बनाना है। आप डेवलप करने के लिए आपको वही ज़मीन का चक्कर में रहेंगे कि CNT एक्ट के आदिवासी ज़मीन, नन आदिवासी ज़मीन, इससे ऊपर उठना होगा। अगर झारखंड डेवलप्ड होगा तो आदिवासी भी डेवलप्ड होंगे, नन आदिवासी भी डेवलप्ड होंगे, यूथ को भी काम मिलेगा। नहीं तो हम लोग केवल लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गए। बिल्कुल सर। आप सोचिए तो झारखंड के लेबर आपको चारों तरफ मिल जाएंगे। कोरोना में हम लोगों ने देखा है कि कैसे बाहर से बस भर करके, ट्रेन भर करके लेबर हमारे यहाँ वापस आ रहे थे। तो रैदर हम लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट बनने की बजाय हम रोजगार प्रोड्यूसिंग, एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट बने। आप किसी गुजराती को देखें झारखंड में आकर के काम करते हुए, लेकिन गुजरात में जाए यहाँ के सारे आदमी मिल जाएंगे काम करते हुए। पंजाब में जाएं, हम तो अंडमान निकोबार आइलैंड गए थे, आश्चर्य हुआ कि झारखंड का लेबर वहाँ भी काम कर रहा है। अच्छा। तो मेरा कहना है कि हमको उससे ऊपर उठना होगा। पॉलिटिशियंस को विजनरी होना होगा। आप अगला 50 साल का झारखंड, बिल्कुल सर, विजन बनाएं, झारखंड को डेवलप करें। हम भी डेवलप्ड होंगे, आप भी डेवलप्ड होंगे, आदिवासी भी होंगे, नन आदिवासी भी होंगे, तो सारे यूथ डेवलप। बिल्कुल सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा सर। आपने बहुत सारी चीज़ों पे बेबाक बेसिकली अपना पर्सपेक्टिव रखा सर। हमें कुछ सवाल पूछने में मतलब थोड़ा सा हमें एक हिचक भी हो रहा था कि हाँ ये सवाल हम पूछेगी नहीं, लेकिन आपने हर बिंदु पे बड़ा ही ऑनेस्ट रिव्यू रखा सर। और एक चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके कि आपने कुछ चीज़ों में बेसिकली अपोजिशन को भी क्रेडिट दिया। चाहे अभी आपने बेसिकली ये पहल आपने बताया कि हमारे जो यहाँ रिसेंट गवर्नमेंट है, हेमंत सरकार जो है, उन्होंने बेसिकली ज़मीन जो अलॉट किया, आपने बताया प्रेम जी के इंस्टीट्यूशन के लिए। और दूसरी बात बिहार में जो आपने बोला कि पावर कट का जो समस्या है हमसे बेटर है, तो कहीं ना कहीं आप बाकी चीज़ों को भी आप क्रेडिट दे रहे हैं। और आप एक हॉलिस्टिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, विजन के बारे में बात कर रहे हैं। आपने यूथ को भी बढ़िया से एड्रेस किया सर। आपने पुलिस वगैरह में भी एक चीज़ बताया कि किस तरह से जो गैपिंग है लोकल पीपल में और बेसिकली पुलिसिंग में, कैसे कम्युनिटी बेसिकली पुलिसिंग वगैरह को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो सर ने बहुत अच्छा बात बोला। उसके बाद झारखंड को लेकर के सर से तो लास्ट में हमने 5 बेसिकली पॉइंट पूछा। सर ने टूरिज्म को लेकर के सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया, टूरिज्म को लेकर के इतना कुछ सर बताए। और मुझे भी बड़ा असेम्ड हो रहा है, एम्बैरेस हो रहा है कि ये सर झारखंड का सिटीजन होने के बाद मुझे खुद नहीं पता था। काफ़ी मेरे साथ काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता था कि भाई झारखंड में इतना ज़्यादा बेसिकली पोटेंशियल है टूरिज्म को लेकर के। झारखंड को सर सुनते के साथ हमारे दिमाग में तो एक ही चीज़ चलता है कि मोर देन 40% बेसिकली रिसोर्सेज है इंडिया का। तो हम लोग बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज, ओर्स, माइंस ये सब सोचते थे, लेकिन टूरिज्म में भी इतना पोटेंशियल है, आपसे मिलकर के पता चला सर। और डेफिनेटली सर हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप बेसिकली लीडरशिप में काफ़ी अच्छा आगे तरफ जाए सर, और झारखंड में बेसिकली झारखंड की आवाज़ उठाते रहिए। और कहीं ना कहीं जितना भी बेसिकली ऐसे इशूज़ हैं, सोशल इशूज़ हैं या फिर जो स्टेट हित के इशूज़ हैं, इसको आप बड़ा बेबाकी से उठाइए सर। बहुत बहुत बेसिकली धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। नहीं चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। थैंक यू सर।